हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेम इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर का पहले से ही हमारे पास आइडिया होता है, जूनियर क्लासेस में हम एक बार पढ़ के आ चुके हैं। तो एसिड बेसिस के बारे में हमें थोड़ा आइडिया है, बट सॉल्ट थोड़ा अलग है, उसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है उसको रिमाइंड कर लेते हैं। एसिड बेसिस जो हमने पढ़ा है, तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था या अर्लियर डेफिनेशन था एसिड और बेसिस का, वो थोड़ा अलग है। अभी जो हम पढ़ते हैं वो अलग है। तो पहले के टाइम पे क्या माना जाता था, एसिड्स उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि खट्टे टेस्ट के होते हैं। सो लिखा भी यहाँ पर, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट। सार का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो सार टेस्ट है वो एसिड की वजह से होता है। और लैटिन वर्ड, ये जो एसिड वर्ड यूज किया जाता है या लिया गया है, ये लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है। लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस, जिसका मीनिंग भी होता है लैटिन में सार। ठीक है, तो यहीं से एसिड वर्ड लेकर आए हम। और देखिए बेस का क्या हो जाएगा, बेस उन सब्सटेंसेस बोलते हैं जो कि थोड़े से बिटर टेस्ट के होते हैं। जैसे सोप का टेस्ट होता है, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट का जो टेस्ट होता है वो बिटरनेस, तो बिटर टेस्ट के होते हैं और सोपी टच के होते हैं, तो उनको बोला जाता था कि वो बेस हैं। ठीक है, बट ये क्लासिफिकेशन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि सारे एसिड्स को, जो वीक एसिड्स हैं या जो एडिबल एसिड हैं, उनको तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जैसे कि H2SO4, HCl, इनको आप इस बेसिस पर क्लासिफाई नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस क्लासिफिकेशन कुड नॉट क्लासिफाई ऑल एसिड्स एंड बेसिस। तो अब हम देखते हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो तो फेल हो गया था, उस बेसिस पर हम आज के टाइम पर एसिड और बेसिस को क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेसिस के लिए वो आरएनएस ने दिया था, और इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, यही हमें पढ़ना है, यही हमारे सिलेबस में भी है। इनके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी। तो आरएनएस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या बोलते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयन या हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इनके अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास, उन सब्सटेंसेस या उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके पास हाइड्रोजन होता है, और जब उन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन अपना डिसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है HCl। ठीक है, HCl के पास हाइड्रोजन है, पहली कंडीशन होनी चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए, और जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इनकी कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर के केस में ही इनको हम केवल डिस्कस करेंगे, अगर वाटर नहीं है तो फिर इनकी थ्योरी वैलिड नहीं है। तो HCl, जैसे HCl नॉर्मल गैस होती है, तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और इनको इसी तरीके से कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं, H+ को तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। और H3O+ को क्या बोलते हैं, H3O+ को इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। कुछ बुक्स में हाइड्रोजन आयन लिखा होता है, कुछ बुक्स में हाइड्रोनियम आयन लिखा होता है, दोनों ही सही है। ठीक है, बट अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट की बात की जाए तो ये वाली, ये H3O+ बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। सो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच फॉर्म H3O+ आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व होने वाली कंडीशन नेसेसरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और तरीके से इसको बोल सकते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंस which increases the concentration of hydrogen ion, या इसको आप हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो। एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब किसी एक्वा सॉल्यूशन में, या वाटर ही आप ले लो, अगर वाटर में H+ का कंसंट्रेशन कोई सब्सटेंस इंक्रीज कर रहा है या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो वो एसिड है। सबसे बेसिक आप यही लर्न कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाली, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे HCl, H+ Cl- में टूट गया, H2SO4 इसे भी एक्वस फॉर्म में लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे HCl वाला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है HCl H2 से रिएक्ट किया, रिएक्ट नहीं करता, ये डिसोसिएट ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, H3O+ बन जाता है, साथ में Cl- बनता है। ठीक है, सेम ही चीज लिखी है, चाहे आप एग्जाम में ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन में, हाइड्रोनियम आयन को कहना ज्यादा, हाइड्रोनियम आयन को प्रायोरिटी देना या इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट मानना क्यों जरूरी है, इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन को अगर आप देखो तो हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है इसके पास। ठीक है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो
इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, ठीक है। एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन बचा। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन खुद में स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके, ठीक है, तो ये अटैच होके क्या बन जाता है, H3O+ आयन, विच इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन आयन। इस वजह से इसको बोलना ज्यादा सही है कि हाइड्रोनियम आयन वो फॉर्म कर लेता है, देता नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच गिव, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विच फॉर्म, ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। सो इस तरीके से हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। इन द सेम वे हम बेस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए बेस को हम कैसे बोलेंगे, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच गिव, जैसे एसिड में हमने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन दे या जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करे वो एसिड है। यहाँ पे क्या होगा, बेसिस आर दो सब्सटेंस विच गिव OH-। OH- को क्या बोलते हैं हम, OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, या हम इसे हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो OH- को हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बोल सकते हैं। तो वो सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डिसॉल्व करने वाली कंडीशन ये नेसेसरी है, क्योंकि जब वाटर में डिसॉल्व होगा तभी डिसोसिएशन होगा, और यही इनकी लिमिटेशन भी बन जाएगी। अभी मैं लिमिटेशन आपको बता दूंगा कि लिमिटेशन इनकी क्या है, बट डिसॉल्व होने वाली कंडीशन होगी तभी आरएनएस का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप लिखेंगे बेसिस आर दो सब्सटेंस विच गिव OH- व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जैसे NaOH। तो NaOH जैसे ही वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, Na+ और OH- में डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कहने को तो यहाँ पे H भी निकल सकता है, लेकिन H+ ही निकलेगा क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पर मैटर करेगा। तो यहाँ से OH- ही रिलीज होगा, दैट्स वाई इट इज बेस, ठीक है। इसी तरीके से KOH में क्या हो जाएगा, K+ और OH-, ये यहाँ भी OH- निकल जाएगा, तो ये भी बेस है। इसी तरीके से CaOH2, यहाँ पर भी OH निकल जाएगा। तो ये बेसिस के कुछ एग्जाम्पल है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताना होगा, यहाँ पर समझना होगा कि जो एल्कलीज, इनको आप एल्कलीज भी बोल सकते हो। तो ये एल्कलीज क्या है और ये बेस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट हमें देखना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर दे आर कॉल्ड एल्कली। मतलब हम जो अभी बात कर रहे थे कि उन सब्सटेंसेस को बेस बोल रहे थे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो बेस, ध्यान सुनिए, जो बेस डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में उनको हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज, ठीक है। मतलब हम जो आरएनएस के कॉन्सेप्ट पर जिनको बेस बोल रहे हैं उनको हम एल्कली बोल सकते हैं। लेकिन सारे बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाएं और OH- में डिसोसिएट हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे AlOH, ZnOH, और भी कुछ बेसिस हैं, ये बेस तो हैं, बेस हम उनको बोलते हैं जो एसिड से रिएक्ट कर ले, ठीक है। तो जैसे ये एसिड से रिएक्ट कर सकता है, ये भी एसिड से रिएक्ट कर सकता है, बेस तो है ये, बट ये एल्कलीज नहीं है, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होके या डिसोसिएट होके, डिसॉल्व होके OH- रिलीज नहीं कर सकते। तो वही बोला गया, तो बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, समझ गए। तो सारे एल्कली हैं तो बेस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस। क्या सारे बेसिस भी एल्कली हैं, जी नहीं। सारे बेसिस एल्कली हों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो डिसॉल्व हो जाएंगे उनको आप एल्कली बोलोगे और जो नहीं डिसॉल्व हो जाएंगे वो सिर्फ बेस रहेंगे, ठीक है। सो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। तो जैसे NaOH, KOH ये आराम से डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उनको आप एल्कली बोल सकते हो, ये बेसिस भी हैं साथ में एल्कली भी हैं, ठीक है। लेकिन जो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस है, दे आर नॉट एल्कलीज। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी की। तो लिमिटेशन बस वही है कि हम उन सब्सटेंसेस की बात करते हैं जो कि जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ही एसिड और बेस एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते, उनके बारे में क्या है, या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन कंटेन ही नहीं करते हैं वो हाइड्रोजन कैसे रिलीज करेंगे। तो ऐसी कुछ लिमिटेशन थी जो आरएनएस की थ्योरी से एसिड और बेस क्लासीफाई नहीं हो सकते। तो देखिए आरएनएस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। जैसे कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, कितने भी बेसिकली सारे, कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नहीं भी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं। तो नॉन मेटेलिक लिख दे रहे हैं वहाँ पर जिससे आपको समझने में आसानी हो, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एक्सेप्ट सम्स, एक दो को छोड़कर जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक है ना, सॉरी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ को छोड़कर, जैसे कि वाटर, जैसे वाटर है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, वो न्यूट्रल होता है, या जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी न्यूट्रल होता है। तो उसको छोड़कर बाकी सारे बेसिकली कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये एसिडिक, यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं, फिर कैसे एसिडिक हो गए? तो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड नहीं क्लासिफाई कर सकते या नहीं कह सकते। सिमिलरली बेसिस के लिए भी बोला गया, तो बेसिस विच डू नॉट कंटेन OH माइनस आयन, उनका क्या? या जो बेसिस हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहे, उनके बारे में क्या? तो बेसिस विच डू नॉट कंटेन OH माइनस आयन आल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन बाय आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमें पता है बेसिक होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी बेसिक होता है, सोडियम ऑक्साइड ये भी बेसिक होता है। इस तरीके से बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सारे नहीं होते, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली जो जनरली जो होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर तो OH माइनस आई नहीं, तो ये कैसे क्लासीफाई हुआ है? सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी।